हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया है, मस्त है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों को पता है, पिछले क्लास में जो थ्योरी पढ़े थे वो थ्योरी क्या था? यूनिट के बारे में पढ़े थे और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इसके लिए आप सभी बच्चों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय ललन कुमार स्वागत करता है और बहुत बहुत शुभकामनाएं मिलता है, जिससे कि आप अपने लाइफ में एक ऊंचाई को प्राप्त करें और परिवार तथा समाज का नाम रोशन करें। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान लगाकर कंसंट्रेट होकर क्लास करना होगा। तो चलिए, उम्मीद है आप कंसंट्रेट होकर क्लास में होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसमें होता क्या है, गौर से देखेंगे। कोई भी चालक तार है या कोई भी विद्युत उपकरण है, उसमें रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। अब जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार से या उस विद्युत उपकरण से आवेश का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फ्लो ऑफ चार्ज का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, वह अपोज करता है, विरोध करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होता है। और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एक्सपेंड होता है, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग ये देखना चाहेंगे, जब किसी वायर से, चालक से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसमें कितना हीट एनर्जी उत्पन्न होगा, और उस हीट एनर्जी का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होगा। हम लोग उस फार्मूला पर कंसंट्रेट होकर उसको देखेंगे कि वो फार्मूला क्या है और कैसे प्राप्त हुआ। तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपको एक चालक तार आपके पास है और उस चालक तार से एक सेल को जोड़ा गया है। जैसे इस सेल से उस चालक तार में करंट फ्लो होता है तो वह चालक तार हीट उत्पन्न करता है, हीट एनर्जी उत्पन्न करता है। तो वह हीट कितना होगा, उस हीट एनर्जी को हम लोग Q से डिनोट करेंगे। तो देखेंगे उस Q का वैल्यू कितना होगा। हमें ये जानना है, ये समझना है। तो जो वायर है उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है। तो इस रेजिस्टेंस
से हाई करंट फ्लो होने पर, तो जैसे सेल को जोड़ते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए मान लीजिए, इस पॉइंट का बी मान लीजिए नाम, ए भी वायर है और दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा और उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं भी है तुम्हारा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में बोलेंगे पीडी और इसको हिंदी में बोलेंगे विभवांतर। तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी है, करंट फ्लो हो रहा आई और उसका रेजिस्टेंस आर है। तो यहाँ पर कितना हीट उत्पन्न होगा उसके बारे में हम लोग जानने हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर सर हम बच्चे लोग पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के बारे में हम लोग जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को यदि आप भी से डिनोट करते हो तो ये विभवांतर बराबर होता है आवेश गुना या विभवांतर भी बराबर, हम लोग को जानना है क्या होगा। तो हम सभी बच्चे लोग को अच्छा से जानते हैं कि सर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि यूनिट चार्ज को फ्लो कराते हैं, उस यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम लोग कहते हैं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग सोचें, गौर से देखें कि टोटल चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है और उसको क्यू कूलम्ब चार्ज को फ्लो होने में जो वर्क होता है वो वर्क हम लोग मान लेते हैं डब्लू हो रहा है। तो सर 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो होने में जो वर्क होगा वो वर्क हो जाएगा W/Q। तो W/Q जो होगा उसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा W/Q। अब जरा सा और विचार करते हैं, इसका मतलब है इस सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए, Q चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क हुआ। तो यहाँ से हम लोग वर्क कार्य बराबर यदि हम लोग देखना चाहेंगे वर्क W बराबर तो हो जाएगा हमारा Q इंटू भी हो जाएगा आपका। तो जितना वर्क करना पड़ता है उतना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होता है। तो यहाँ पर से आप देखोगे कितना वर्क करना पड़ता है, तो जरा सा गंभीर होकर देखेंगे वर्क कितना करना पड़ता है। तो एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा वही यहाँ पर वर्क के बराबर होगा और वो एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान देंगे यही वर्क डन जो होगा एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगा आपका, मतलब यहाँ पर कहेंगे हम लोग खर्च विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा, खर्च विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर खर्च विद्युत ऊर्जा आप निकालना चाहोगे तो वह हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन के बराबर और वो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। अब देखेंगे गौर से यहाँ पर उत्पन्न उष्मा ऊर्जा यहाँ पर कितना होगा। तो कहा जाता है प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी जो होगा मतलब उत्पन्न उष्मा ऊर्जा जो होगा वह एक्सपेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब हम लोग कहेंगे यहाँ पर उत्पन्न उष्मा ऊर्जा जो होगा वो उत्पन्न उष्मा ऊर्जा किया गया कार्य के बराबर होगा या खर्च विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। खर्च विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। चलो गौर से देखते हैं यहाँ पर कि ये खर्च विद्युत ऊर्जा तुम्हारा कितना होगा। तो उत्पन्न उष्मा ऊर्जा को हम लोग डिनोट करेंगे Q से, वो खर्च विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा और खर्च विद्युत ऊर्जा को हम लोगों ने यहाँ पर
कैलकुलेट करके देख चुका है कि वो खर्च विद्युत ऊर्जा ये W बराबर Q इंटू वी के बराबर होगा। तो उत्पन्न उष्मा ऊर्जा भी Q इंटू वी के बराबर होगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर इसमें पेज चेंज करेंगे और हम लोग नया चीज प्राप्त करेंगे। जल्दी से लिखिएगा, देरी नहीं करिएगा, तेजी से। चलिए, हो गया। अब यहाँ से हम लोग पेज को चेंज करके देखेंगे। उत्पन्न उष्मा ऊर्जा को हम लोग Q से डिनोट करेंगे। उत्पन्न उष्मा ऊर्जा उत्पन्न उष्मा ऊर्जा प्रोड्यूस हीट एनर्जी को हम लोग Q से डिनोट करेंगे। वह खर्च ऊर्जा के बराबर होगा। खर्च विद्युत ऊर्जा को हम लोगों ने देखा Q इंटू वी। तो यहाँ से हम लोग ये पढ़ने के लिए तैयार हैं, मानने के लिए तैयार हैं कि सर इलेक्ट्रिक करेंट यदि I है तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा Q बाय T। हम लोग बच्चे क्लास से सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T, ये हो जाएगा Q बराबर। फिर से मैं देखूंगा, ओम्स लॉ को यूज करूंगा मैं यहाँ पर। तो ओम्स लॉ को यूज करूंगा। ओम्स लॉ से हम बच्चे लोग बोल सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो यहाँ से V और Q दोनों चीज को मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो दोनों यहाँ पर पुट कर देंगे लाकर। तो हमारा यहाँ पर से टर्म हो जाएगा Q इक्वल टू, आप गौर से देखना, Q के बदले लिखेंगे I इंटू T और V के बदले लिखेंगे I इंटू R। तो यहाँ से आपका हो जाएगा Q इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। इस तरह से उत्पन्न उष्मा का फार्मूला आपको ये मिल जाएगा। तो किसी चालक का रेजिस्टेंस है R और उसमें इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रहा है इस टाइम तक, तो उत्पन्न उष्मा कितना हो जाएगा? तो मैं डायरेक्ट याद करूंगा I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये उत्पन्न उष्मा का ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखेंगे गौर से, इस फार्मूला का रूप बदल भी सकते हो आप लोग। तो क्या बदल सकते हो? दूसरा रूप है, I को हटा देंगे V हो जाएगा। V के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो I इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो आपका ऐसा हो गया V बाय R। तो जहाँ I लिखे हो आप वहाँ V बाय R भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर उत्पन्न उष्मा ऊर्जा Q बराबर I को हटा के V बाय R लिखेंगे, V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो यहाँ से आपका हो जाएगा Q इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। ये भी आपका फार्मूला बन जाएगा। अब यह समझना होगा किसका कहाँ उपयोग करेंगे। तो देखना है गौर से, जिस क्वेश्चन में, जहाँ पर जिस क्वेश्चन में ये पता रहेगा कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मान मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है और टाइम मालूम है, तो इस फार्मूला से प्रोड्यूस हीट एनर्जी निकालेंगे। मान लीजिए आप हीटर है आपके घर में और हीटर का उपयोग कर रहे हैं,
तो उस हीटर का वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ दिया रहेगा, आप उसमें कितना कर रहे हो वो करंट आपको मालूम रहेगा, और कितने टाइम तक आपने उसको करंट को फ्लो कराया टाइम मालूम रहेगा, तो कितना हीटर हमें हीट देगा वो इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हीटर को मैंने जोड़ा, करंट का मान मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, 220 वोल्ट है कि 200 वोल्ट है कि 180 वोल्ट है, कितना वोल्ट है वो हमें मालूम रहेगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम रहेगा। तो मैंने उस हीटर का कितना देर तक यूज किया, तो इस फार्मूला से उसका सवाल उष्मा ऊर्जा का मान निकल पाएगा। मतलब यहाँ से कि किसी सवाल में आपको कभी करंट दिया, किसी सवाल में आपको दिया रहेगा, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से उत्तर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब हम लोग अब पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इस जूल्स हीटिंग इफेक्ट के लिए जूल साहब ने कुछ नियम दिया है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको देखिए, फिर मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। जल्दी से लिख लीजिए तेजी से। अब देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा बात हम आपके पास रखना चाहता हूँ। हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी उत्पन्न होता है, इस हीट एनर्जी का सारे बच्चों को पता है। एस आई यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? जूल। क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। सिंबल क्या लेते हैं? जी लेते हैं। लेकिन अनदर यूनिट भी होता है हीट एनर्जी का। अनदर यूनिट, दूसरा भी यूनिट होता है, वो होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। शॉर्ट में इसको लिखेंगे हम लोग CAL। क्या लिखेंगे? CAL लिखेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे इसको कैलोरी। तो सर ये कैलोरी और जूल दोनों हीट एनर्जी का यूनिट है, तो निश्चित रूप से इसके बीच कोई संबंध होता होगा। तो इसके बीच जो संबंध होता है वो आप देखेंगे गौर से। 4.2 जूल मिलता है तब उसको हम लोग 1 कैलोरी कहते हैं, 1 कैलोरी हीट कहते हैं। कितना जूल मिलने से? 4.2 जूल को 1 कैलोरी कहा गया है। ये रिलेशन हमको याद रखिएगा, जब आप कभी क्वेश्चन बनाएंगे आगे तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए ये इसको याद रखिएगा और आगे देखते हैं। सपोज कर लो आई का वैल्यू एम्पियर में दिया रहेगा, रेजिस्टेंस आर का वैल्यू ओम में दिया रहेगा, टाइम टी का वैल्यू सेकेंड में दिया रहेगा। तो ये तीनों यूनिट एस आई में हुआ आपका। लेकिन आपको उत्पन्न उष्मा जो क्यू लिखेंगे वो लिखेंगे आई स्क्वायर आर इंटू टी, और ये जो आंसर आएगा क्यू का आंसर, ये आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा आपका। किस में आएगा? जूल में आएगा। लेकिन इस आंसर को कैलोरी में बताना हो, इस हीट एनर्जी को कैलोरी में बताना हो, तो क्यू बराबर यदि कैलोरी में बताएंगे तो आपने क्या देखा? 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी। इसका मतलब 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा।
तो इस जूल को कैलोरी में बदलना है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी बाय 4.2। तो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। तो आपको देखिएगा बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर दे देते हैं। तो मैं इस पर आपको अभी क्वेश्चन बनवाऊंगा, लेकिन पहले मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जूल साहब का नियम क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल बात है, बस ये खाली होना चाहिए कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। उसको आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं, इसको जल्दी से क्लियर कीजिए, फिर हम लोग नया टॉपिक आगे बढ़ेंगे। हो गया कंप्लीट? यस सर। अब देखिए गौर से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है जहां बच्चों काफी कंफ्यूज होकर गलती करते हैं, उसी को सीखने के लिए हम लोग ये गप कर रहे हैं यहाँ पर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के लिए जूल का नियम। यदि शुद्ध हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप ये बोलेंगे विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के लिए जूल का नियम। इसमें 3 नियम इन्होंने कहा है। फर्स्ट लॉ उन्होंने क्या कहा है, आइए उसको हम लोग सुनेंगे। फर्स्ट लॉ में जो भी बातें बोला गया उसको गौर से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी हीट के लिए जो आपने फार्मूला देखा, वो फार्मूला क्या देखा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये फार्मूला आपने देखा अभी। तो इसमें गौर करके देखिएगा, ये क्यू डिपेंड किया किन पर? करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर। इस तीनों में कोई एक चीज बदल जाएगा तो हीट का वैल्यू बदल जाएगा। इस तीनों में कोई एक चीज बदल जाएगा तो हीट का वैल्यू बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 चीजें हैं, 3 टर्म है। तो यहाँ पर उसी तीनों टर्म के आधार पर जूल साहब ने 3 नियम बना दिया है। तो क्या क्या नियम बताया, गौर से देखोगे। 3 में से 1 को वेरिएबल किया और 2 को कांस्टेंट माना। तो क्या कहा उन्होंने सिंपल वे में? फर्स्ट लॉ में कहा जब रेजिस्टेंस आर तथा टाइम टी कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस आर और टाइम टी कांस्टेंट हो, तो उन्होंने कहा प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी Q इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। उन्होंने ये बातें कहा स्पेशली। अब यहाँ कहा कि जब आई आर और टी कांस्टेंट है तो आर और टी कांस्टेंट कब हो सकता है, ये भी माइंड में हम लोगों को सोचना है कि सर आर और टी कांस्टेंट होने का मतलब, एक चालक तार लिया था मैंने एक्सपेरिमेंट में शुरू में, और उस समय मैंने उसमें कोई बैटरी जोड़ा था, बैटरी जोड़ा, उसमें करंट फ्लो हुआ, उस करंट को मैंने 5 मिनट तक फ्लो होने दिया, तो उस समय देखा कितना हीट उत्पन्न हुआ। फिर मैंने
वही तार लिया, बैटरी बदल दिया, दूसरा बैटरी लगा दिया, तो निश्चित रूप से करंट का मान बदल जाएगा। करंट का मान बदल जाएगा, तब फिर उसी करंट को फिर से 5 मिनट तक उसमें प्रवाहित कराया गया, तो फिर देखा कितना हीट उत्पन्न हुआ। मतलब तार नहीं बदले तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। टाइम तो मेरे पास है कि मैं घड़ी देख कर देखूंगा एक्सपेरिमेंट कितना देर मैंने किया। तो एक्सपेरिमेंट पहली बार 5 मिनट के लिए किया, तो दूसरी बार भी कितने देर के लिए किया, 5 मिनट तक के लिए ही किया। तो टाइम भी नहीं बदला, रेजिस्टेंस नहीं बदला, बैटरी बदलते चले गए, तो देखा कि मैंने इस तार का से उत्पन्न उष्मा जो है वह बदलता चला गया और धारा का मान भी बदलता चला गया। तो वैसे केस में हम बच्चे लोग सोच पाएंगे कि जब तार नहीं बदला तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। टाइम अपने मर्जी से उसको कांस्टेंट रखते हैं। उन्हें एक्सपेरिमेंट को जो रिपीट करते हैं 5-5 मिनट के लिए करते हैं या 10-10 मिनट के लिए करते हैं। तो पहली बार एक्सपेरिमेंट 10 मिनट, तो दूसरी बार जो करेंगे फिर 10 मिनट के लिए, तीसरी बार जो करेंगे फिर 10 मिनट के लिए करेंगे। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि टाइम कांस्टेंट रखा मैंने, वायर नहीं बदला, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हुआ, लेकिन बार बार बैटरी बदलते गए तो करंट का मान बदलते चला गया, तो उत्पन्न उष्मा का मान भी बदलते चला गया। अब यहाँ कह रहा है कि यदि करंट का मान बढ़ता है, यदि करंट इंक्रीज होता है, तो आप कहोगे हीट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा आपका। ये बातें बताया जा रहा है। तो यहाँ से दो स्थितियों में मतलब जब करंट मैंने I1 लिया तो हीट हुआ उत्पन्न Q1, और जब करंट का मान बदल के मैंने I2 किया तो हीट भी बदल के क्या हो गया, Q2। तब ये लाइन हमको सिखाता है कि Q1/Q2 इज इक्वल टू I1/I2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका हीट और करंट के बीच रिलेशन। कब, जब रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने यही कहा कि करंट का मान बढ़ाते जाइए, रेजिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट रखिए, तो हीट का जो मान है वह भी बदलते जाएगा। यही चीज बताया जा रहा है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हमारे कुछ बाद में आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और आपके बीच स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ। तो स्टेटमेंट क्या होगा, अब सेकेंड लॉ में हम लोग चले। तो सेकेंड लॉ में क्या करना है आपको, गौर से देखिएगा। अब उस तीन चीज में पहले मैंने आर और टी को कांस्टेंट सोचा था, अब हमको यहाँ पर आर और टी को कांस्टेंट नहीं रखना है, इस बार करंट को कांस्टेंट रखना है। करंट को कांस्टेंट रखने के पीछे सोच क्या होगा, यहाँ पर कहेंगे जब करंट आई तथा टाइम टी कांस्टेंट हो, तब आप क्या सोच पाओगे। तब कहता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से आई और टी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई टी कांस्टेंट हो जाएगा, क्यू डिपेंड किस पे करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू प्रोपोर्शनल टू आर। उत्पन्न उष्मा ऊर्जा जो है रेजिस्टेंस के समानुपाती होगा। यहाँ पर कहेंगे फर्स्ट लॉ में उत्पन्न उष्मा का मान जो है करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। मतलब प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सेकेंड लॉ में यहाँ देखेंगे जब करंट आई टाइम टी कांस्टेंट होगा तो क्यू प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2। लेकिन कंडीशन है कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम भी कांस्टेंट होना चाहिए। टाइम तो हमारी मर्जी पर है कि मैं टाइम कांस्टेंट कैसे करूं। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना गौर से, इस सोच को जैसा दिमाग में सेट करना है कि सर चालक तार का रेजिस्टेंस कांस्टेंट करें, सॉरी रेजिस्टेंस को बदलें, करंट कांस्टेंट हो। थोड़ा सा ये मुश्किल वाला बात है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक निश्चित दिमाग को सोचना होगा कि सर तार को बदलते जाएंगे तो करंट कांस्टेंट कैसे होगा। ये तो मुश्किल बात लगता है, लेकिन कहा नहीं, तार पहले था, उस समय मैंने कोई बैटरी को जोड़ा था, वह करंट उसमें दे दिया। सपोज कर लिया 5 एम्पियर करंट उसने दिया था, सपोज किया।
अब तार को बदलेंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अब बैटरी वही रहेगा तो करंट का मान निश्चित रूप से बदल जाएगा। कहा जैसे तार बदलते हैं बैटरी भी बदल दीजिए। तार बदलने पर बैटरी भी बदल देंगे तो करंट कांस्टेंट हो सकता है। और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो वह कांस्टेंट करंट को निश्चित समय तक प्रवाहित करके हम देखेंगे अलग अलग तार में उत्पन्न ऊष्मा कितना हुआ। तो तार को बदलेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा और उस उत्पन्न ऊष्मा का मान भी बदलेगा, क्योंकि आपका हीट एनर्जी वायर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ से मैं इस फार्मूला से रेजिस्टेंस बदलने पर हीट एनर्जी का मान कैसे बदलेगा, शुरू में रेजिस्टेंस मालूम है, बाद में रेजिस्टेंस को बढ़ा दिए मान लीजिए तो हीट का मान कितना हो जाएगा। इस तरह से छोटे से फार्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे सकेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर और इसको थोड़ा सा ढंग से समझें। इसमें एक छोटा सा चीज गहराई से समझने वाला बात है, तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तब सेकेंड लॉ पर हम लोग थोड़ा और चर्चा करेंगे जो आपको एक विशेष चीज बताने वाला है। राइट, जल्दी से कीजिए, आपको बता रहा हूं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा एक विशेष बात है जिसको कि हम लोग गंभीर होकर देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ पर आपके सामने अभी बातें हो रही थी। एक वायर है सर, इसका रेजिस्टेंस मानते हैं शुरू में R1 है और इससे हम लोगों ने एक सेल को जोड़ लिया है। जो सेल जोड़ा आपने, सपोज करो ये 12 वोल्ट का आपका सेल है और आपने जो रेजिस्टेंस लिया था वो रेजिस्टेंस आपका मान लेते हैं कि 6 ओम है। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? तो ओम्स लॉ से हम बता सकते हैं कि करंट का मान आई जो है वो आप बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1 मान लो 12 वोल्ट है, तो यहाँ से करंट का मान निकालोगे तो ओम्स लॉ से I इक्वल टू V1/R1 कहोगे। जल्दी बोलो। तो V1 का मान हमारा हुआ 12 और R1 का मान हुआ 6, कैंसिल होके कितना हो गया? 2 एम्पियर आप बोलेंगे। अब कहा कि सर तार बदल देते हैं में, तार जैसे बदल देंगे हम लोग दूसरा तार लेंगे, तो तार ही बदल दिया सर मैंने, तो रंग बदल गया, इसका रेजिस्टेंस बदल के R2 हो गया। ये मान लो कि तुम्हारा 12 ओम का तार है, लेकिन पहले जितना करंट इसमें चला था अभी भी उतना ही करंट आना चाहिए। तो उसके लिए गारंटी है कि आपको बैटरी बदल देना पड़ेगा और बैटरी बदल कर इसका मान 24 वोल्ट कर दीजिए। कितना कर दीजिएगा? और रेजिस्टेंस R2 बदल के 12 ओम का कर दिए तो V का मान भी बदल के 24 वोल्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो करंट आएगा वो करंट का मान क्या होगा? I बराबर V2/R2 करेंगे तो प्यारे बच्चों गौर से देखोगे 24/12 कर दिया, कट के 2 एम्पियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप समझ गए होंगे ओ करंट का मान कांस्टेंट कैसे किया जाएगा, ये आपके ब्रेन में चला गया होगा कि तार बदलेंगे लेकिन करंट नहीं बदलना चाहिए। तो क्लियर रूप से कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का कि यस ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो करंट कांस्टेंट हुआ दोनों सर्किट में, तो यह सर्किट भी हीट उत्पन्न करता होगा और यह हीट उत्पन्न किया, मान लो हीट उत्पन्न किया Q1 और इसने हीट उत्पन्न किया, मान लेते हैं इसमें हीट उत्पन्न हुआ आपका Q2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर Q1 और R1 और यहाँ पर Q2 R2। तो अब देखिए गौर से, यहाँ पर Q1 का मान कोई आदमी बता देगा आपको कि मान लो 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हुआ या 100 कैलोरी हीट उत्पन्न हुआ, तो यहाँ कितना उत्पन्न होगा? तो यदि रेजिस्टेंस मालूम है तो हीट निकाल सकते हैं किस फार्मूला से? इस फार्मूला के मदद से हम यहाँ पर हीट का मान बता सकेंगे। क्या क्लियर हुआ? जल्दी से यस कीजिए। तो क्लियर है सर? तब फिर थर्ड लॉ पर हम लोग चलेंगे। थर्ड लॉ वेरी वेरी इजी, सभी बच्चे मन लगा के ध्यान दीजिएगा, अच्छा से देखिए, अच्छा से पढ़िए। प्यारे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे क्लास में अभी हैं लगता है लाइक नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। लाइक करते हैं तो हमको लगता है कि बच्चा लोग मेरा एक्टिव है।
ऑफलाइन में बैठा हुआ जो बच्चा है, कहता बच्चा लोग ले रहा है, तो क्या लाइक करेगा वो सब? और ऑनलाइन वाला नहीं करता, आप ही लोग करते हैं? अच्छा, पता चलेगा दुख कल के बाद। यूट्यूब में कल क्लासे नहीं चलेगा तब पता चलेगा, नहीं लाइक करो तब पता चलेगा कि हाँ ऐप में क्लास चलेगा, तब कहाँ जाएगा, रगत के मारेंगे, ऐप में पूछ पूछ के डंगाएंगे। जैसे बदमाशी करेगा तुरंत आउट कर देंगे, फिर दूसरे दिन आएगा 4 डंडा लगेगा। चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाए आप लोग। अब यहाँ पर बातें आपने समझ लिया होगा निश्चित रूप से। अब थर्ड लॉ को लिखते हैं, जिसमें कोई जान प्राण नहीं है, बहुत आसान है। क्या आसान है? थर्ड लॉ यदि बोलते हैं हम लोग तो क्या बोलेंगे? आइए हम लोग थर्ड लॉ पर चलते हैं। थर्ड लॉ में जूल साहब ने क्या सिखाया था? कहा कि जब जब आर तथा आई कांस्टेंट हो, ये तो वेरी इजी है सर, वेरी इजी इसीलिए है, गौर से देखिएगा आप लोग। आर मतलब वायर भी निश्चित हो, करंट भी निश्चित हो। मतलब एक वायर ले लिए हैं हम लोग और एक बैटरी जोड़ दिए हैं, तो वायर को नहीं बदलेंगे, बैटरी भी नहीं बदलेंगे, तो नेचुरली करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो करंट भी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट, सिर्फ बदलेंगे टाइम। एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे 5 मिनट के लिए, फिर उसको हटा देंगे, सिस्टम को खोल देंगे, फिर से कनेक्ट करके फिर उसको 10 मिनट के लिए करेंगे, फिर 15 मिनट के लिए करेंगे, फिर 20 मिनट के लिए करते जाएंगे, टाइम को बढ़ाते जाएंगे, तो देखेंगे उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो होगा उसका मान भी बढ़ते जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसे स्थिति में आप बच्चों यहाँ पर से बोल सकोगे कि उत्पन्न ऊष्मा Q प्रोपोर्शनल टू T। मतलब टाइम को बदलते जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर Q1 बाय Q2 इक्वल टू T1 बाय T2। आप हम लोग इसको देखेंगे। इतना बात आपने समझ लिया। अब हम बच्चों के बीच एक नया प्रश्न आने वाला है, जो कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में 2 मार्क्स के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा गया है। वो आपके सामने रख रहा हूं कि 2 वायर अलग अलग है और उन दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। उन दोनों वायर को एक बार सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं और वो दोनों वायर हीट उत्पन्न करता है। तो दोनों वायर के द्वारा उत्पन्न हीट एनर्जी का वैल्यू और वायर के रेजिस्टेंस के बीच का वैल्यू रिलेशन क्या होगा, उसको हम लोग जानना चाहेंगे। फिर उसी दोनों वायर को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और तब देखेंगे उन दोनों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का मान और उस वायर के रेजिस्टेंस का मान के बीच क्या संबंध होता है। ये 2 चीज हम लोग सीखेंगे। आइए बहुत ही छोटे छोटे बेसिक बातों पर चर्चा होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और फिर नए सिरे से हम लोग यहाँ पर गप करते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेन बात, नोट करके हम इसको पढ़ते हैं। नोट करके देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट में, जब 2 वायर या 2 तार श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़ा हो, सीरीज में जुड़ा हो, तो दोनों वायर में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा और दोनों वायर के रेजिस्टेंस के बीच क्या संबंध होगा। आइए अब कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ेगा, गौर से देखिएगा। एक वायर तुम्हारे पास ये है और दूसरा वायर आपके पास है, दोनों वायर आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है। एक वायर का रेजिस्टेंस आपने कहा
R1, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कहा आपने R2, और दोनों को एक सेल से मैंने जोड़ दिया। यह सेल इस सर्किट में करंट भेजना शुरू करेगा। तो ये सेल जो करंट भेजेगा, ध्यान दीजिएगा गौर से प्यारे प्यारे बच्चों लोग, इस पॉइंट का नाम यदि मैं ए और इसका नाम बी, इसका सी दे दूं, तो ए और बी के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना होगा? तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे V1, और दूसरा जो तार है यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको कहेंगे V2। लेकिन आप गौर से देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है कि दोनों वायर में करंट सेम होगा, दोनों वायर में क्या होगा? करंट आपका सेम होगा। ये आप मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, करंट दोनों में सेम होगा। ये वायर हीट देगा आपको Q1, और ये वायर आपको हीट दे रहा है Q2। तो ये Q1 Q2 और R1 R2 के बीच क्या संबंध होगा, ये आपको जानना है, समझना है। तो यहाँ पर अभी जो फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, उत्पन्न हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा था, हीट एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। जब तक स्विच यहाँ पर लगा दो, एक तो यहाँ पर मान लो कि स्विच है सर जुड़ा हुआ, स्विच को जब तक ऑन रखेंगे तब तक दोनों में करंट फ्लो होगा, ऑफ करेंगे तो दोनों में ऑफ होगा। मतलब इस दोनों वायर में जो करंट फ्लो होगा टाइम सेम होगा। कि आगे पीछे हो सकता है क्या? यदि सेल करंट भेजा तो वो दोनों में जाएगा कि आगे पीछे हो सकता है कि एक में 5 मिनट तो दूसरे में भी 5 मिनट? तो नेचुरली यहाँ पर टाइम टी जो होगा आपका वह कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम टी क्या हो जाना है? कांस्टेंट हो जाएगा। समझिएगा गौर से, जब टाइम कांस्टेंट है तो ये टाइम कांस्टेंट हो गया। अब दोनों में करंट भी सेम है, गौर से देखिए, दोनों में करंट क्या है? सेम है, गौर से देखना है इसको। तो यहाँ पर करंट भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो माय डियर बच्चों, यहाँ पर प्यार से देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें I एंड T बोथ कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट, दोनों आपका यहाँ पर कांस्टेंट होता है। और जब दोनों कांस्टेंट होगा तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ Q प्रोपोर्शनल टू R। Q प्रोपोर्शनल टू R का मतलब हो जाएगा Q1 बाय Q2 इक्वल टू R1 बाय R2। यदि दोनों वायर के रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम है, रेजिस्टेंस का रेशियो मालूम है, तो दोनों में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का रेशियो भी मालूम हो जाएगा। ये था जब दो वायर को आप सीरीज में जोड़े हैं तब उत्पन्न उष्मा के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग करेंगे और देखेंगे कि दोनों वायर को अब हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं, तब क्या होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि अधूरा कंसेप्ट नहीं देना है, पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर करना। तो इसमें यदि पावर मान लो P1 है और इसका पावर मान लो P2 है, तो कहेगा पावर का रेशियो क्या होगा बताओ? तो ये भी पूछा जा सकता है, रेशियो ऑफ पावर। रेशियो ऑफ पावर क्या होगा उसको आपको बताना हो तो सर हम लोग तो पढ़े थे P इक्वल टू, हम लोग को क्या लेना चाहिए? करंट यहाँ पर सेम है ना, और रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस बदल रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस वाला वो फॉर्मूला लेंगे जो पावर में यूज होता है। तो P बराबर I स्क्वायर इंटू R, याद करो, है ना। तो करंट कांस्टेंट है यदि हमको, तो यहाँ पर से हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू R, मतलब दोनों में जो पावर होगा, पावर प्रोपोर्शनल टू R होगा, मतलब कह देंगे P1 बाय P2 इक्वल टू आपका कहोगे आप लोग R1 बाय R2। ये कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आराम से कह सकते हैं
कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब दो वायर सीरीज में है तो उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात दोनों वायर के रेजिस्टेंस के अनुपात के बराबर होगा और दोनों का पावर जो होगा वह रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ये सबसे एकदम छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जहाँ पर थोड़ा सा भूल होने से गलती हो जाता है। तो इसमें तो मजा से समझ गए, पैरेलल वाला में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो जल्दी से लिख लिए होंगे। मैं पेज बदलता हूँ और नंबर 2 में बताता हूँ कि दोनों जब समांतर में पैरेलल में जुड़ेगा तो क्या होगा। रेडी है? यस। अब देखते हैं यहाँ पर नंबर 2 में हम लोग क्या देखना चाहेंगे। नंबर 2 में देखेंगे कि जब दो वायर्स समांतर क्रम में जुड़ा हो, किसमें जुड़ा हो? समांतर क्रम में जुड़ा हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो, तब हम लोग विचार करेंगे। तो सारे बच्चे इस बात को खूब अच्छा से जानते हैं। एक वायर मैंने लिया ये वाला जिसका रेजिस्टेंस कहा R1 और दूसरा वायर हम लोग ले लिए ये वाला जिसका रेजिस्टेंस हो गया R2 और दोनों को पैरेलल में आपने जोड़ दिया, जोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हम लोग इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं यदि। तो प्यारे प्यारे बच्चों गौर से देखना क्या संभावना है। अब इसको सर बैटरी से जोड़िए, बैटरी से जोड़ दिए, बहुत अच्छा बात है। तो जैसे जोड़ दिए या उसमें करंट भेजना शुरू किया I, लेकिन ये I जैसे यहाँ पर आएगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा I1 और I2। इस बार करंट कांस्टेंट नहीं रहा, लेकिन आपको याद होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। भी विभवांतर जो है वो विभवांतर यहाँ पर समान होता है, तो भी समान होता है लेकिन I अलग अलग होता है। तो मैं अब उत्पन्न ऊष्मा Q का वो फॉर्मूला लूंगा जो उसमें आपने देखा था I²RT, ये वाला नहीं लेंगे सर में। यहाँ भी यदि एक स्विच का कल्पना करें यहाँ पर, तो स्विच जब तक ऑन रखेंगे तो दोनों में सेम टाइम तक करंट फ्लो होगा। स्विच ऑफ करेंगे तो दोनों में करंट ऑफ होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग टाइम को कांस्टेंट बोलने के लिए तैयार हैं। टाइम क्या होगा यहाँ पर दोनों वायर के लिए? कांस्टेंट होगा। तो यदि टाइम कांस्टेंट होगा तो I कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन दोनों वायर में I सेम होने का कोई चांस नहीं है। I दोनों में डिफरेंट होगा। यदि दोनों में I डिफरेंट होगा तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला आपको हेल्प नहीं करेगा। उत्पन्न ऊष्मा के लिए दूसरा फार्मूला पढ़े थे हम लोग V²R × T। इस फार्मूले का उपयोग करोगे क्योंकि भी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों वायर के लिए भी तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। तो टाइम और भी कांस्टेंट है। तो अब देखो गौर से, यहाँ पर आप कहोगे Q = कांस्टेंट × 1/R। जल्दी बोलो, भी कांस्टेंट T कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, इंटू R नीचे में है। इसका मतलब Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो माय डियर बच्चों ये लाइन आपको सिखा रहा है इस बार Q1/Q2 = R2/R1। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, जो गौर से इसको नहीं देखा एक डायरेक्ट है कि गलती बना के आता है। आज के बाद हमें पूर्ण विश्वास है अब यहाँ से आपका गलती होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। तब दोनों में पावर के बारे में बात करें, यदि इसका पावर P1 इसका पावर P2, उत्पन्न ऊष्मा Q1 इसमें उत्पन्न ऊष्मा Q2, तो पावर भी लिखना चाहेंगे तो सेम डिजाइन से हो जाएगा P1/P2 = R2/R1 हो जाएगा। ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उत्पन्न ऊष्मा और कंज्यूम्ड पावर का रेशियो क्या होगा, उसको हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आज छोड़ते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। चूंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको होता था ऑब्जेक्टिव,
वो क्वेश्चन मैं नहीं पूछ सका क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। फिर हम लोग अगले क्लास में इस पर ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए 100% गारंटेड होगा। बाय बाय, अगले दिन तक के लिए।